नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में बीते कई दिनों से हो रही पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने जिंदा पक्षियों के आयात पर भी रोक लगा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमने जालंधर की एक लैब में अभी तक 104 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, लेकिन एक भी कंफर्म केस सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि सोमवार के बाद में सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। अगर कोई केस आता है तो सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं, उन पर उसी जिले की रैपिड रिस्पांस टीम उचित कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में लाइव बर्ड के आयात पर भी पूरी तरीके से बैन लगाया जा चुका है। इसके साथ ही गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट को आज से 10 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद किया गया है। दिल्ली सरकार राजधानी में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए सभी उपाय कर रही है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने दिल्ली के सभी जिलों को उनके जो डीएम हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हमने बर्ड फ्लू के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की संजय झील में बीते रोज 10 बत्तख मरे हुए पाए गए थे। इससे एक दिन पहले मयूर विहार फेज 3 में 17 कोए मृत पाए गए थे। दिल्ली में हर जिले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है, जिसका नंबर है 23890318, 23890318। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने के, खास तौर से क्रोज, कौओं के मरने की खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर वहीं उसी जिले की रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के तो बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है, यानी कि गाजीपुर मंडी, जिससे दिल्ली में पूरा तरीके से मीट का पूरा व्यापार चलता है, उसको 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ फैसले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए निखिल भाई, इस तरीके से बर्ड फ्लू का जो खतरा कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के अंदर मंडराता जा रहा है और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस बर्ड फ्लू के खतरे को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि दिल्ली की जो गाजीपुर मंडी है, जहां पर कह सकते हैं पक्षियों की सप्लाई की जाती है, जहां तक कि जो क्या कहते हैं जो पक्षियों की जो आवाजाही होती है वो कहीं ना कहीं रोक दी गई है। यहाँ तक कि जो कह सकते हैं मुर्गा मंडी जो बनी हुई है उसको भी बंद कर दिया गया है 10 दिनों के लिए। मगर कोशिश ये की जा रही है कि बर्ड फ्लू का जो खतरा है उसको रोका जा सके। मगर जो कह सकते हैं अभी सैंपल जरूर भेजे हुए हैं जलंधर की, कह सकते हैं लैब के अंदर के, अगर खतरा बनता है, कहीं ना कहीं जो आशंका जताई जा रही है वो अगर राइट होता है, यानी कि पुष्टि हो जाती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हुई हैं, यहाँ तक कि जो अधिकारी बनाए हुए हैं, अगर कोई कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो करेंगे, वो करने के लिए तैयार भी हैं। और लगातार जिस तरीके से मयूर विहार के अंदर या फिर कहे संजय झील के अंदर जो 10 बतख मिली थी मरी हुई, वो कहीं ना कहीं अब सैंपल के लिए जा चुकी है और उनकी रिपोर्ट जो है वो कल आएगी, यानी कि सोमवार को कह सकते हैं दिल्ली सरकार के पास आएगी। और दिल्ली सरकार के पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी, अगर पॉजिटिव आती है
तो कहीं ना कहीं और बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। मगर अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि बर्ड फ्लू का ही खतरे की वजह से पक्षियों की मौत हुई है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार बर्ड फ्लू का खतरा जो महसूस हो रहा है दिल्ली सरकार को भी और यहाँ के पक्षियों को भी, वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए दिल्ली सरकार कड़े कदम उठा रही है। और यहाँ तक कि लेकिन जितने भी राजीव, एक जानकारियां बात, मिल रही क्योंकि है ये यहाँ बड़ा पर भी। फैसला किया गया है कि गाजीपुर मंडी को 10 दिनों के लिए बंद किया गया है, क्या असर इसका पड़ेगा? क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार मीट व्यापार की अगर हम बात करें, उसमें लगातार वो कम होता जा रहा था, लोग खरीदने से बच रहे थे। अब ऐसे में मंडी ही बंद हो जाएगी तो किस तरह की स्थिति होगी? आपने व्यापारियों से बातचीत की, व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से बात करें गाजीपुर मंडी के, तो जब व्यापारियों से हमने बात की तो व्यापारियों का कहना है अगर इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे बेशक वो सराहनीय है दिल्ली सरकार के, मगर जिस तरीके से एकदम ही मार्केट बंद कर दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो उनका व्यापार है बिल्कुल ठप हो जाएगा। और लोग बाग जो लेने आते हैं, यानी बीफ का जो कह सकते हैं लेने आते हैं, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति थोड़ी सी उनको नाराजगी जरूर होगी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो फैसले को कहीं ना कहीं सही बताया है। और कहीं अगर पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं उनका जो माल रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर हर तरीके से दिल्ली सरकार के साथ जो व्यापारी भी नजर आ रहे हैं, जनता भी नजर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर वाकई कह सकते हैं कि बर्ड फ्लू का खतरा दिल्ली के अंदर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए काफी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। मगर बात करें जिस तरीके से मंडियों को बंद करने की प्रक्रिया है वो जरूर की जा रही है और इसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है। डीएम को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि अगर कोई मार्केटें बंद करनी होती है या फिर कहीं पक्षियों की जहां आवाजाही जावाई होती है वहां पर अगर कहीं पर कंट्रोल करने की बात है या फिर कोई कड़े कदम उठाने की बात है तो डीएम को ऑर्डर दे चुके हैं और डीएम कड़े कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी, लेकिन राजीव, अगर खास तौर पे हम समझने की कोशिश करें कि लाखों करोड़ों का ये व्यापार होता है हर रोज का, और अचानक से मार्केट बंद होने से किस किन लोगों पर इसका असर होगा, कितना नुकसान होने की संभावना है, और साथ में ये कि अभी भी जहां पर दुकानें खुल रही हैं दिल्ली में, जहां पर अभी भी मीट बेचा जा रहा है, क्या वहां के लिए भी मुख्यमंत्री ने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से जो कैसे मीट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। मगर भाई इस टाइम जिस तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ तो दिल्ली सरकार ने बेशक गाइडलाइन बना दी गई है, कड़े कदम उठाने के लिए बोल दिया गया, मार्केटों को बंद किया जा रहा है। जैसे गाजीपुर जो मंडी है वो उसको बंद कर दिया गया है। व्यापारी जरूर नाराज हुए हैं मगर व्यापारियों को कहना है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो अच्छा कदम उठा रही है। मगर एक चीज बात करें जिस तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह में जो मीट सप्लाई किया जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग वक्त खाने आते हैं या रेस्टोरेंट या होटलों के अंदर, वहां पर जरूर नुकसान होगा क्योंकि उन व्यापारियों को नुकसान जरूर होगा हो। मगर उनके साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसके लिए कड़े कदम जरूर उठा रही है। मगर देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर वाकई में जैसे सोमवार को जो रिपोर्ट आनी है अगर उसके अंदर वाकई में कह सकते हैं जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए बड़ी स्थिति बन सकती है। मगर पॉजिटिव नहीं आती है, नेगेटिव आती है तो कहीं ना कहीं फिर देखना होगा पक्षियों की मौत किस वजह से हुई थी, क्यों हो रही थी। कि जैसे मयूर विहार के अंदर कौवों की मौत हुई थी, वो 17 कौवे थे और कहीं ना कहीं जो बर्ड संजय झील के अंदर 10 बतख मरी हुई मिली, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरीके के कारण क्या था, क्यों मर रहे थे ये, तो वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मगर अभी देखना होगा जब से ही कल सोमवार को रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी और शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशंका जताए कि बर्ड फ्लू के खतरे से मरी थी या फिर वैसे ही ठंड की वजह से या किसी और कारणवश। मगर देखना होगा कल जो रिपोर्ट आएगी वो किस तरीके की आती है। जी, लेकिन राजीव, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि जिन पार्कों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली कि वहां पर कौओं की मौत हुई है या किसी अन्य पक्षी की हुई है या फिर किसी पार्क में हो रही है या फिर किसी जलाशय में हो रही है, हौज खास की हम बात करें, बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर बहुत सारे पक्षी हैं, अगर वहां पर हुई है तो वहां को लेकर क्या फैसला किया है? क्या उन्हें बंद किया गया है? क्या फैसले वहां पर हैं? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें गाजीपुर मंडी की जो तो जहाँ पर कह सकते हैं पक्षियों का आना जाना होता है यानी कि लाया जाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, उनको भी रोक दिया गया है। द्वारका की बात करें जहाँ पर मंडी है, साउथ दिल्ली के अंदर मंडी है, उसको भी रोक दिया गया है। अभी इन मंडियों को बंद कर दिया यानी मार्केटों को बंद कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बर्ड फ्लू का जो खतरा बन रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार कदम जरूर उठा रही है। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर अगर पक्षियों की और मौत होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार के लिए काफी मुश्किलें बढ़ेंगी। मगर दिल्ली सरकार कोशिश जरूर करती नजर आ रही है, गाइडलाइन भी बना दी गई है, अधिकारियों को भी चुन लिया गया है, अधिकारी डीएम तक का ऑफिस ऑर्डर दे दिए गए हैं। मगर देखना होगा इसके अंदर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। मगर हाँ, हेल्पलाइन के लिए एक नंबर जरूर बनाया गया है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है या फिर कहीं पक्षियों की मौत में होती हुई दिखती है या फिर कहीं मिलते हैं
तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उस हेल्पलाइन नंबर पर जरूर दी जा सकती है। बिल्कुल, मगर उस देखना नंबर होगा के सारी माध्यम कार्रवाई से सूचना किस तरीके सरकार से को की दी जा सकती है, अधिकारियों को दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि सोमवार को रिपोर्ट आने वाली है और उसके बाद आगे के फैसले होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने अपना एक नया ऐलान कर दिया है। इस मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया और ये नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर किया गया। बैठक हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल द्वारा की गई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक और पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल किरण चौधरी और साथ में आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य और विधायक कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अजय यादव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र राठौर और आशीष दुआ शामिल हुए। बैठक के बाद में आपको बताते चले कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि बैठक में 15 जनवरी को हरियाणा कांग्रेस द्वारा कृषि विरोधी कानून जो हैं उनके खिलाफ में किसानों के समर्थन में चंडीगढ़ स्थित राजभवन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है और साथ में किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी और सरकार तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि नए कृषि कानून हैं वो न सिर्फ किसान विरोधी हैं बल्कि देश की तमाम जो लोग हैं उनके विरोधी भी हैं और ऐसे में सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से। अभिषेक, कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है। लगातार किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष का जो समर्थन था वो पिछले कई दिनों से जारी था और ऐसे में रणनीति बनाई है। क्या कुछ रणनीति है, बैठक में क्या फैसले हुए, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की ओर से एक जो नया प्रारूप तैयार किया गया है जो कि कल की जो बैठक में फैसला लिया गया जिसमें तमाम जो हरियाणा प्रदेश से जुड़े बड़े नेता थे, चाहे उसमें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो की बात करी जाए और जो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, वहीं जो पूर्व विधायक दल की नेता किरण चौधरी, कार्य समिति के विशेष आमंत्रित जो सदस्य विधायक कुलदीप बिश्नोई, पूर्व जो कैबिनेट मंत्री अजय सिंह यादव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र राठौर व आशीष दुआ आदि जो थे वो शामिल थे। ये जो बैठक थी ये विवेक बंसल जो हरियाणा के प्रभारी हैं उनकी अध्यक्षता में रखी गई और इसमें जो अहम फैसला ये लिया गया कि जो तीनों जो कृषि कानून है ये किसानों के लिए हक में नहीं है और इनको नुकसान पहुंचाने वाले, तो उनके किसानों को समर्थन एक बार फिर से दोहराते हुए जो कांग्रेस है 15 जनवरी को हरियाणा के जो राज्यपाल जो चंडीगढ़ में उनका निवास है स्थान है उसका घेराव करने की उन्होंने रणनीति बनाई है और उनका ये कहना है कि ये जो कदम है कांग्रेस किसानों के को समर्थन देने के इरादे से इस तरह का उन्होंने ये जो स्टेप है कहें कि उठाने जा रही है। जी अभिषेक, चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं लेकिन चंडीगढ़ के साथ साथ में बाकी प्रदेशों में भी कांग्रेस ने यही रणनीति बनाई है। क्या असर इसका होगा सरकार पर और किसानों को जो समर्थन कांग्रेस के द्वारा ये दिया गया है, किस तरीके से इसमें जो आवाज है किसानों की वो बुलंद होती नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष साथ खड़ा है किसानों के। जब दौर था इस आंदोलन का, जब किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच रहे थे तो तब उसी दिन से जो कांग्रेस कहें या फिर जो दूसरी जो विपक्षी दल है हरियाणा के, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें, तो इनकी ओर से कह दिया गया था, आह्वान कर दिया गया था कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों की इन कृषि कानूनों को रद्द जब तक नहीं होते, हम जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके साथ खड़े हैं। तो इस तरह के जो कांग्रेस की तरफ से बार बार या कहें कि समय समय पर इस तरह का एहसास भी किया जा रहा है कि वो किसानों के साथ खड़े, चाहे जैसे किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की अभी हाल ही में मौत हुई है उनके लिए जैसे विधायक दल की ओर से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की, वही प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस की है उनकी तरफ से 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक मुआवजा और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी सरकार दे, इस तरह की जो मुहिम कहे या फिर मांग जो है समय समय पर रखी जा रही है किसानों के हित को देखते हुए और समय समय पर धरना प्रदर्शनों पर और किसानों के साथ के
समर्थन में जाते हुए उन्होंने इसका बॉर्डर पर ऐलान भी कई बार उनके द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो टोल टैक्स पे हो। तो इस तरह का जो अब नई जो रणनीति है कांग्रेस की ओर से बनाई गई है कल की बैठक में, और जिसमें हरियाणा से जुड़े तमाम कांग्रेसी जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी ये बैठक आयोजित हुई थी। और इसमें यह है कि एक बार फिर से किसानों के समर्थन देते हुए उन्होंने 15 जनवरी को जो राज्यपाल महामहिम जो है हरियाणा के उनके निवास स्थान का घेराव करने की रणनीति बनाई गई है। जी दर्शक, अभी कुछ दिनों में एक और बैठक होने जा रही है, सोनिया गांधी की अगुवाई में बैठक होगी, लेकिन उससे पहले 15 को जो ये कार्यक्रम, ये रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन साथ में बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, लगातार राजनीतिकरण की कोशिश हो रही है, इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भी इसको लेकर अपनी कोई बात कहती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जैसे जब कांग्रेस का समर्थन की बात सामने आती है तो बीजेपी की ओर से ये कहा जाता है कि ये जो किसान आंदोलन है ये जो इसकी रूपरेखा है वो कांग्रेस के द्वारा तैयार की गई और कांग्रेस ही किसानों को बरगला रही है। उनके जो दिमाग में है कृषि कानूनों का भ्रम जो है वो कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा है। ये बीजेपी की तमाम जो बड़े छोटे नेता हैं उनकी ओर से ये समय समय पर इस तरह के बयान आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे हरियाणा के कैबिनेट में तमाम जितने मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस जो है ये इस किसानों को बरगला रही है और इस तरह का जो आंदोलन की जो रूपरेखा जो तैयार हुई है उसका जो है जो मेन जो है वो कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। तो इस तरह की जरूर बीजेपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये किसानों के हित में नहीं है और इसी के लिए और आगे चल के किसानों का नुकसान ना हो, क्योंकि किसान ही इस देश का अन्नदाता है और जो हम भोजन करते हैं किसानों जब उगाता है तभी हम भोजन करते हैं। लगातार कांग्रेस ये अपनी बातें कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सरकारी तंत्र काफी चुस्ती और दुरुस्ती के साथ में काम कर रहा है। अंडरवर्ल्ड के माफियाओं को कुचलने के बाद में मुंबई पुलिस घर के भीतर छिपे हैवानों को खत्म करने में जुट चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले घाटकोपर इलाके में बड़ी संख्या में असला बरामद हुआ था, जिस पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस के हाथ लगे हैं। आपको बताएं कि पकड़े गए आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और साथ में सवाल उठता है कि सपनों के शहर मुंबई में आखिर असला का सौदा क्यों हो रहा है। मुंबई के क्राइम ब्रांच 11 के डीसीपी सुनील माने की खबर उनको मिली थी। मुंबई के बोरीवली यशवंत सावंत रोड पर दो युवक स्विफ्ट डिजायर कार से तमंचा बेचने जा रहे हैं और साथ में सुनील माने की टीम ने नाकाबंदी लगाकर जब गाड़ी और आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से 4 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और कई सबूत बरामद हुए। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के रहने वाले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर सुनील माने इनको एक खबर मिली हुई थी, जिस सूचना के अनुसार मुंबई शहर में एक सफ़ेद कलर के स्विफ्ट गाड़ी में 2 आरोपी बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स बेचने के लिए आ रहे हैं। इस तरह की सूचना मिलने के बाद एक ट्रैप का आयोजन किया गया था, जिसमें बोरोली के एरिया में एक स्विफ्ट गाड़ी को रुका गया था। उसमें के 2 लोगों को जब हमने पूछताछ की तब उनसे हमें 4 इंडियन मेड पिस्टल और साथ में 10 राउंड लाइव राउंड बरामद हुए। इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला एक का नाम इमरान पिंजारी है और दूसरे का नाम जुबैर फजल खान है। दोनों भी रहने वाले नंदुरबार ज़िले के शहादा तालुके के हैं। दोनों को पूछताछ करने से ये बात पता चली कि यहाँ पे बेचने के इरादे से और चीटिंग के इरादे से उनका आने का इरादा था। दोनों पर बोरोली पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस अपराध का जो एक्शन है वो लगातार जारी है और ऐसे में बड़ी कामयाबी एक बार फिर से पुलिस को मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक जुबैर खान है जिनकी उम्र 42 साल है, इमरान पिंजारी है जिनकी उम्र 30 साल है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये लगातार जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी अवैध जो असला था वो बरामद किया गया था, उसके बाद से ही लगातार पुलिस अलर्ट थी और लगातार सर्च अभियान किया जा रहा था। इस बार फिर से उन्हें सूचना मिली और सूचना के आधार पर जाल बिछाकर एक बार फिर से बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, लगातार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है, एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है, अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है, साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। बता दें कि सपनों का शहर मुंबई इन दिनों असलहों का शहर कहा जा रहा है, क्योंकि सप्ताह भर में एक दूसरी कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली है। जानकारी के मुताबिक कांदिवली क्राइम ब्रांच के एसीपी सुनील माने ने जिस तरीके से बोरीवली इलाके में गुप्त सूचना पर जाल बिछाकर छापेमारी की, आरोपियों के पास से सिर्फ डिजायर कार, 2 मोबाइल फोन, 10 जिंदा कारतूस और 4 पिस्तौल बरामद हुई है। ये आरोपी महाराष्ट्र नंदुरबार के रहने वाले हैं और इसके आगे की जांच जो है कि पुलिस कर रही है। वहीं डीसीपी अकबर पठान माने, उनका कहना था कि मुंबई सहित आसपास के इलाकों में दहशतवादी इन चीजों को देखते हुए पुलिस की जो यंत्रणा है वो काफी चुस्त है। उसी का नतीजा है कि मुश्किलों के खबर पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। जी मोहित। लेकिन मुरारी, साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार पुलिस अभियान पर है, सर्च अभियान पर है, इस तरह के मामलों को खुलासे कर चुकी है। क्या आखिरकार तार निकलकर सामने आ रहे हैं कि कहां से असले आ रहे हैं, क्या इनका मकसद है, किस तरीके से मुंबई में फैलाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं? देखिए मोहित, इस मामले में जब डीसीपी अकबर पठान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इन आरोपियों के पीछे और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर असलाह लाए थे। किसके लिए लाए थे, कौन लोग थे जो मुंबई में असलाह मंगाए थे, इन तमाम चीजों की जांच चल रही है। आपको बता दें कि आए दिन मुंबई से महाराष्ट्र में गोली चलने की घटना, हमला होने की घटना सुनने के लिए मिलता है और उसका सीधा तार इन जो जखीरा जो पकड़ा गया है इन लोगों से संबंध रखता है कि आखिर इनके पास इतनी तादाद में जो असलाह आता कौन है, भगाता कौन है। इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस और भी जो महाराष्ट्र सरकार की यंत्रणा है बड़ी गंभीरता के साथ इस मामले में जांच कर रही है। वही। लेकिन एक बात और, क्या उन्होंने जो जानकारी देते हुए क्या ये शक जाहिर किया है कि ये किसी गैंग के लिए हथियार पहुंच रहे थे या लोगों के पास पहुंच रहे थे? इससे जुड़ी कोई जानकारी उन्होंने दी? क्योंकि गैंगवार को लेकर काफी फेमस रहा है मुंबई, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा इसको लेकर रोक लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हथियारों का मिलना एक इशारा करता है। क्या उन्होंने कहा इस पर? देखिए, उनका तो साफ तौर पर कहना था कि मुंबई से भले ही अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका हो, माफिया खत्म हो चुके हों, लेकिन उनके गुर्गे, उनकी राह पर चलने वाले कुछ लोग अभी हैं। शायद यही वजह है कि आए दिन अक्सर इस तरीके की चीजें देखने के मिलती है। इससे पहले अगर भाजपा इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में अफरा का जखीरा पकड़ा गया था और अब उत्तर मुंबई जो संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ से जो है बड़ी संख्या में मुंबई के पौष इलाका बोरीवली से 4 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तो क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस और खास करके अगर डीसीपी अकबर पठान की बात करें तो इस मामले में एक टीम का गठन किए हैं और उस टीम से जो है इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन सा वो ग्रुप है, कौन सा वो संगठन है, कौन से लोग हैं जो मुंबई में इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और असलहों का बाजार लगाते हैं। जी। और मुरारी, लगातार इसको लेकर पुलिस एक्शन में है, सरकार भी लगातार एक्शन में है और जो इस तरह की घटनाएं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि इन आरोपियों को जब पकड़ा गया है उसके बाद से इस तरह के जो बाकी के लोग हैं, अवैध असला का व्यापार करते हैं, क्या उन लोगों पर भी असर पड़ेगा? क्या वो लोग अब कुछ दिनों के लिए शांत बैठते हुए नजर आएंगे? देखिए, वहीं से तो सामाना काफी मुश्किल है, क्योंकि माया नगरी मुंबई है, यहाँ कोई भी काम हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर ड्रग्स की बात करें तो लगातार एनसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन 4 महीनों से ड्रग्स मिलने का सिलसिला जारी है। वैसे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच भी असलहे, तमंचे और अवैध कारतूसों को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आरोपी हैं इनके हौसले कहीं से टूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि आए दिन इस तरीके की असलहे की सप्लाई की जा रही है। देखना ये होगा कि उनकी कमर तोड़ने के लिए मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच किस तरह की कदम उठाती है। जी।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुरारी सिंह जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार पुलिस का एक्शन जारी है, लेकिन बावजूद इसके जो आरोपी हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले इलाके के बड़े केड़वाल गांव के 3 परिवारों को गांव से निकाल दिया। दरअसल नक्सलियों को गांव के 3 परिवारों पर पुलिस का मुखबरी और सहयोग करने का शक था, जिसके बाद नक्सलियों ने ग्रामीणों की बैठक करके तीनों परिवारों को तत्काल गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। जिसके बाद परिवारों के परिजनों ने अलग अलग इलाकों से 11 ट्रैक्टरों को बड़े केड़वाल गांव भेजा था। गुरुवार को बड़े केड़वाल पहुंचे ट्रैक्टरों में 3 परिवारों के दर्जनों सदस्यों ने अपने अपने घरों का सामान 2 दिनों तक लादा और फिर शुक्रवार को दोरनापाल के लिए निकल पड़े। शाम तकरीबन 5 बजे 3 परिवारों के सदस्यों और घरों की सामग्री को लेकर सभी ट्रैक्टर दोरनापाल पहुंचे। वापस लौटे परिवारों के कुछ सदस्यों ने बताया कि पुलिस को उन पर पुलिस का मुखबरी करने का शक था, जिसकी वजह से गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस घटना के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे आज भी नक्सलियों का खौफ लोगों में बसा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जगर गुंडा मार्ग पर पुलिस ने सभी वाहनों को रोक लिया और पुलिस ने पूछताछ की तो सभी के होश उड़ गए। हालांकि पीड़ित परिवार इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने पुलिस को किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की और जल्दबाजी में वहां से निकल गए। तो ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रॉलियों में तमाम जो लोग हैं, परिवार हैं, पीड़ित परिवार, उन्होंने अपना सामग्री, अपना सामान भरा हुआ है और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज भी जो नक्सली हैं उनका प्रभाव लोगों पर है, किस तरीके से जो नक्सलियों का खौफ लोगों में है। आपको बता दें कि ना सिर्फ ये 3 परिवार बल्कि पूरे के पूरे गांव में जो खौफ देखने को मिला है उसे देखकर आप यकीन लगा सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों ने सिर्फ एक फरमान सुना दिया और उसके बाद 3 के 3 जो परिवार हैं वो अपना घर, अपना जमीन, अपने गांव को छोड़ने पर मजबूर हो गए और पूरा का पूरा जो गांव था वो कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि नक्सलियों का खौफ ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि कई इलाकों में लगातार जारी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ एसडी राज हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसडी राज, क्या कुछ ही आखिरकार ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताएं कि क्या आखिरकार किस तरीके से नक्सलियों ने 3 परिवारों को गांव से निकाल दिया। जी मोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोरनापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है गांव के केला गांव, और वहाँ का एक घटना है। वहाँ पे जब 3 परिवारों को नक्सलियों ने वहाँ पे बैठक बुलाया, बैठक बुलाने के बाद इस 3 परिवार को बाहर निकलने की बात कहा। बात करने के बाद जब 3 परिवार वहां से निकलने तुरंत फरमान जारी करते साथ ही तुरंत कुछ घंटों के बाद ही वहां से निकलने की तैयारी कर ली। और जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ घोर नक्सल क्षेत्र के नाम पे जाना जाता है और ये नेशनल हाईवे सुकमा और कोंटा से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे उपस्थित है ये गांव। और ये गांव आए दिन घटनाओं को अंजाम देने में भी रहती है। कभी ना कभी नक्सलियों में कुछ ना कुछ घटना। और इन 3 परिवार में से एक परिवार के एक सदस्य को पिछले 2 महीना पूर्व ही नक्सलियों ने आकर पुलिस का मुखबिर कहकर मार दिया गया था। उसके बाद फिर 2 महीने बाद जब तीनों परिवार को जब घरों से बाहर निकलने की फरमान जारी की, तो फरमान जारी करने के बाद तुरंत ही कुछ घंटों बाद ही ये 3 परिवार वहां से निकलने के लिए मजबूर हुए। और वहां पे गाड़ी जाने की व्यवस्था भी नहीं थी। हाईवे, नेशनल हाईवे से 30 किलोमीटर जो ये गांव पड़ती है, वहां पे गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण दूसरे गांव से ट्रैक्टर बुलाया गया। लगभग 13 ट्रैक्टर बुलाया गया। उसके बाद इन 13 ट्रैक्टरों में अपनी पूरी घर के सामान उसी समय वहां पे लोड करवाकर वहां से दोरनापाल, जो कि नेशनल हाईवे थाना क्षेत्र आता है, जहां पे दोरनापाल थाना उस क्षेत्र में वापस आकर यहाँ पे रुकने की व्यवस्था शासन के द्वारा मंगा गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसडी राज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एसडी राज हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 परिवारों को नक्सलियों के कहने पर गांव से निकाल दिया गया। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।